बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं। क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम दिगर आजमाए। उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शमस तबरेज़ कासमी। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में तारीख रकम कर दी है। उन्होंने जो भाषण दिया है, जो स्पीच दी है पार्लियामेंट में डिस्कशन के दौरान, उससे पूरी बीजेपी, पूरी सरकार तिलमिला गई है। भाजपा के तमाम एमपीज़ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी नहीं रुकते हैं, बल्कि उनका भाषण जारी रहता है। और बीजेपी के एमपीज़ के पास कोई जवाब भी नहीं है। किरण रिजिजू खड़े होते हैं और राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करते हैं। तो उधर से अखिलेश यादव पार्लियामेंट में खड़े हो जाते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं कि राहुल गांधी ने सवाल पूछा है तो जवाब तो देना ही होगा। होम मिनिस्टर को इस सरकार के खिलाफ नहीं है। और राहुल गांधी ने अमित शाह से, सरकार से जो सवाल पूछा है, दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि 20 जुलाई को स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस ने जो लाठी चलाया था, उसके बाद सरकार पूरी तरह फंस गई है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को लाठी चलाने का आदेश किसने दिया था, क्योंकि दूसरी तरफ ककरोच जनता पार्टी ने और अपोजिशन के रहनुमा ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस के पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर ले, कबूल कर ले, कहाँ हमने खुद से चलाया था। और अगर ऐसा दिल्ली पुलिस करती है तो दर्जनों अधिकारियों को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा, उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनको सज़ा भी हो सकती है। और अगर इन्होंने बता दिया कि उन्हें किसी ने आदेश दिया था, तो फिर उनकी जवाबदेही तय होगी। फिर बीजेपी की जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो सकती है। इसलिए पार्लियामेंट में बार बार पूछा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को लाठी चलाने का आदेश किसने दिया था। जो सबसे अहम बात हो ये कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जब बोलते हैं और बीजेपी के एमपीज़ उनको बीच में टोकने की कोशिश करते हैं, तो अखिलेश यादव भी राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि स्पीकर साहब, जो सवाल पूछा गया है उसका तो जवाब देना ही होगा। और भी कई एमपीज़ ने गुफ्तगू की है, हंगामा हुआ, लेकिन राहुल गांधी की जो स्पीच है वो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर कई सारी क्लिप वायरल हो रही है। अंधभक्त वाली जो क्लिप है राहुल गांधी की, उसने तो सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम और एक्स पर बवाल मचा रखा है। आप ज़रा यहाँ राहुल गांधी की स्पीच का कुछ अहम पार्ट सुनिए और देखिए कि पार्लियामेंट में किस तरह बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं सोचा कि यार मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है। उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, and this framework came to me from an 18-year-old girl, lovely student, probably one of the protesters in the Chhatron Ki Goonj programs. Sir,
सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सच है। एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव. More money is spent on one exam, on one exam than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं. सर प्लीज. Sir, they're not right. we will not allow anybody to touch this. This is the point. Kiran Rijiju, then we will not allow it. What is this? राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है. अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं. वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए. और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए. वो गलत इस्तेमाल किया. आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया. शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है. मैं नहीं कह रहा हूँ, रूल बुक एक्सप्रेशन इसके बारे में तो जानकारी रखना चाहिए. इसलिए आपने बार बार, एक बार नहीं बार बार वो शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे लोग आपत्ति जताते हैं. गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वोट का इस्तेमाल किया है. स्पीकर साहब, अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइम बता दो कितना ले लिया. बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं. आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं. नो, संसदीय कार्य मंत्री अब ये फिर से आ गए. बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए. राजनाथ सिंह जी सेड, सर प्लीज. सर Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. Every single university in India, the students should know this. And I'm saying this for them. Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakts. And this is a reaction
from the soul of India that is saying under no circumstances are we going to become your Andhbhakts. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तंग करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी ने, बहुत गलत बात बोला है। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते। नहीं, अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है, वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। सर, जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा, और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, किस बेसिस पे आपने कहा है? आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। The use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. मिनिस्टर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। एक नौजवान ने कहा कि जब आप इस मसवदे कानून पर बोलेंगे तो हमारी तरफ से इस ऐवान को पैगाम दीजिए, इस शेर के जरिए कि डरा रहे हो भंवर से तुम इन दीवानों को जो अपनी नाव में तूफान लेके चलते हैं। अब इस बिल में एक चीज की कमी है मैडम, जो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जब कभी पेपर लीक होगा तो उसमें एक
बिल में लिखा जाना चाहिए कि लाठीचार्ज होना चाहिए जहां कहीं नौजवान मिले, और इस बिल में यह भी होना चाहिए कि वजीर आजम फौरन अपना सेल्फ वीडियो बनाकर डाल दें। मगर वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको दो नौकरी दे सकती है, या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षा दल और सेना का हिस्सा बन जाओ। मैं एकजुहती के लिए खड़ा हूं उन नौजवानों के लिए जो जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, मुसीबत और तकलीफ में है पेपर लीक की वजह से। मैडम, मैं खड़ा हूं उस 19 साल की लड़की के लिए जिसका नाम शेख सना है, जो नीट के री एग्जाम से पहले खुदकुशी कर अपनी जान खो दी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या कानून बदलने से, सेल्फी वीडियो बनाने से, इस्तीफा लेने से, स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट बनाने से क्या सना अपने माँ बाप को वापिस आ जाएगी? ये सरकार को जवाब देना है। ये सरकार इतनी बेहिसी और बेरहमी के साथ इन नौजवानों से उनसे बर्ताव कर रही है, ये बिल्कुल नौजवानों से दूर हो चुकी है। इनकी तकलीफ को समझना छोड़िए, एहसास भी इनमें खत्म हो चुका है। ये मसवदा कानून क्या है मैडम, जो 2024 के कानून में नहीं था? यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, नीट 2 मरतबा पेपर लीक हो गया। आप जुर्माना बढ़ा रहे हैं, आप सजाएं बढ़ा रहे हैं। आखिर बताइए, ये बढ़ाने से कुछ होने वाला है क्या? असल गलती कहां पर है? आपने इन अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ताकत नहीं दी, और आप इन्वेस्टिगेशन को इख्तियार भी नहीं देते कि जो पेपर लीक करते उनको सजा दी जाए। कितने अफसोस की बात है मैडम कि आईएएफ को इस्तेमाल, इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर आजम 130 करोड़ आवाम के हैं, वो सिर्फ एक एग्जाम की निगरानी कर रहे हैं, और ये सरकार बड़ी फख्र से कहती है कि वजीर आजम देख रहे हैं। एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एक जमहूरी मुल्क में एक सिविलियन काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इससे बड़ी शर्मिंदगी और शर्म की बात नहीं हो सकती है कि एक सरकार किसी, और ये क्या बताता है मैडम कि ना वजीरों पर भरोसा है ना वजीर आजम पर भरोसा है, तो फिर इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी मैडम, मेरी आपसे ये बोलना ये है कि स्पेशल टास्क फोर्स क्या है, हाई लेवल कमेटी क्या है? पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मैडम, फास्ट ट्रैक कोर्ट 2019 से अब तक 1100 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में खर्च हुए हैं, और अब तक 2,45,000 केसेस चल रहे हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count above 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low। सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। एनटीए क्या है? एनटीए पर आरटीआई नहीं लगता है मैडम। एनटीए एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका जवाब दें। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीएफआरसीबी रूल्स है। इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि एआई का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा। इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और एनटीए का चेयरमैन, डीजी, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस आईएएस क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम, इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने फायर नहीं लिया, नीट सीबीएस, यूजीसी नीट का सीबीएसई में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम, ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम, नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम, जो नौजवानों को यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे,
उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं, ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैडम, भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज, हेड गेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेड गेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं, आप खुद मेरा समय ले रहे हैं। मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपनी बात को समझता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर, मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज मैं बात पर बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप सब मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। अरे सर, अंतिम लाइन, मैं पूरे विनम्रता के साथ, चेयर के प्रति पूरे सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक भारत के राष्ट्रगान तिरंगे का अपमान किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी बिल लेके आइए। हम उसका भी समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन कर रहे हैं। तो आपने सुना राहुल गांधी के भाषण को और दूसरे एमपीज की तकरीर को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।